नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी के यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया हुआ है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अभी तक 7 लेक्चर हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर ना देखे हों तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, या आप हमारे रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। ओके, तो लास्ट वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने कवर किया था क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्या वजह होती है उसकी, क्वेश्चन के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका पर कैसे कंट्रोल स्थापित करती है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। लेक्चर मेरा डिटेल में होता है। डिटेल में पढ़ने के लिए यदि आप तैयार हैं तो आप पकड़िए मेरा हाथ और चलिए मेरे साथ, हम आपको ले चलते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे प्रस्ताव, मोशन और संकल्प, इन पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं जब तो ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं। बुक पढ़ते हैं तो हम पढ़ तो लेते हैं बट बहुत ज़्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए, है ना, और बड़ी बड़ी चीज़ों को बेहद आसान तरीके से, छोटे छोटे तरीक़ों से हम इसके यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, जैसा कि हम करते हैं। ठीक, तो चलिए बात करेंगे हम लोग मोशन की, यानी प्रस्ताव की। गुड, तो चलो एक बार आप लोग हमें बता दो, मेरा ऑडियो वीडियो बोथ और क्लियर, और मेरा जो बोर्ड है वो पूरे फ्रेम में है कैमरे के। ओके, चल तो बात करेंगे हम सबसे पहले प्रस्ताव की, मोशन। ठीक है, ये क्या होता है? अब आप कहेंगे सर प्रस्ताव, जरा छोटे स्तर से इसको सोचिएगा ना, बहुत बड़े स्तर पे अभी मत सोचो, है ना, छोटी बात सोचो। जैसे मान लो कि एक सभ्य इंसान, ठीक है, और अपनी बात कहीं पर कहनी है ना, कहीं पर बात कहनी है तो उसका बात कहने का तरीका होता है प्रस्ताव रखता है ना, 4 आदमी के सामने अपनी बात रखता है और फिर कहता है कि अगर ये सही लगे तो आप मान लीजिए। ठीक है, बस यही तो है प्रस्ताव। इसके अलावा दुनिया में प्रस्ताव कुछ होता ही नहीं, इतना ही तो प्रस्ताव है। ठीक है, अब हम इसको ले आते हैं संसद में। अब संसद तो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ तो हमारे लोकतंत्र यानी हमारे जनता के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जब बात रखी जाएगी तो बड़ी शालीनता के साथ एक प्रक्रिया के तहत रखी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब संसद सदस्य कोई अपनी बात कहता है, ठीक है, कोई अपनी बात करने के लिए, बहस करने के लिए, ठीक है, कोई भी मामला उठाने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो आप प्रस्ताव को कैसे डिफाइन करोगे कि संसद में अगर हमें कोई मामला उठाना है तो ऐसे नहीं गए घुसे संसद में चिल्लाने लगे, ऐसा तो होता नहीं। तो एक प्रक्रिया है, उसकी मर्यादा है, लोकतंत्र का मंदिर है। तो संसद की जो प्रक्रिया है वो ये कहती है कि अगर आपको कोई मामला उठाना है तो आप उस प्रक्रिया के तहत आप प्रस्ताव लाओ पहले, तभी आप मामला उठा सकते हो। ठीक है, तो प्रस्ताव का डेफिनेशन क्या हुआ? संसद में मामले उठाने का तरीका। ठीक है, कोई भी मामला उठाना है उसके लिए संकल्प लाना है। ठीक है, किसी मुद्दे पर बहस करानी है तो उसके लिए क्या करना है? संकल्प लाना है। तो किसी मामले पर बहस या विचार विमर्श शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? संकल्प। ठीक है, सॉरी, प्रस्ताव। संकल्प भी हो सकता है, संकल्प और प्रस्ताव में थोड़ा ही अंतर है, अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या लाना पड़ेगा? प्रस्ताव लाना पड़ेगा या संकल्प लाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बातें। अब आप देखो, अगर आप संसद में अपनी बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई मामले पर डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? प्रस्ताव। लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से ही प्रस्ताव लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं, जहाँ भी प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी होता है उससे
आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के ना तो संसद में कोई बहस हो सकती है और ना ही किसी मामले को उठाया भी नहीं जा सकता है। तो इसके लिए लोकसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों, ठीक है, इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति से लाया जाएगा। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, नियम तो यही कहता है ना, प्रक्रिया तो यही कहती है ना, उनसे पहले पूछो, उनसे इजाजत लो। अब आप इसको सभी को कंबाइन कर दो, तो प्रस्ताव या संकल्प, है ना। तो प्रस्ताव संकल्प में हल्का सा डिफरेंस अभी हम क्लियर करेंगे। तो हम प्रस्ताव की बात अगर करें तो हम प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है, पीठासीन अधिकारी से पहले स्वीकृति लेंगे और फिर प्रस्ताव के माध्यम से हम किसी मामले को उठाएंगे। ठीक है, तो इनकी स्वीकृति के बिना आप प्रस्ताव ला नहीं सकते, इसका मतलब कोई मामला आप उठा नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो प्रस्ताव को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो किसी भी मामले को उठाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। नोट करिए इस पॉइंट को, किसी भी मामले को उठाने के लिए, ये लिखा तो दिया गया है, संसद में किसी मामले को उठाने का तरीका है, यानी उठाने के लिए हम क्या करेंगे, संकल्प लाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि संकल्प होते कितने प्रकार के हैं। बहुत सारे प्रकार के संकल्प आज हम लोग सीखने वाले हैं, प्रस्ताव सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बार बार संकल्प बोल दे रहे हैं, कोई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संकल्प भी प्रस्ताव ही होता है। ठीक है, बस थोड़ा अंतर होता है, अभी सीखेंगे। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे संकल्प पर जो प्रस्ताव है। ठीक है, यानी प्रस्ताव पर फोकस करने वाले हैं। ठीक, चल, तो प्रस्ताव कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो बहुत सारे प्रकार के प्रस्ताव आपको मिलेंगे। जैसे अगर हम मौलिक रूप से देखें तो 3 ही प्रकार के होंगे। तो मूल रूप से कितने प्रकार के होंगे, है ना, यानी मूलतः ये होंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे भाई? 3 प्रकार के। एक होता है मूल प्रस्ताव, ऐसो कहते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव, मूल, ओरिजिनल, मूल प्रस्ताव। इसको हम महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव। ठीक है, और अगर हम तीसरे टाइप की बात करें तो स्थानापन्न, मतलब इसको स्थानापन्न का मतलब क्या होता है, एक के स्थान पर दूसरा आ जाना। हाँ, और तीसरा होता है पूरक प्रस्ताव, पूरक। तो अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो मूलतः ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके नेचर के आधार पर। ठीक है, अब ये कह सकते हैं प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के। अब समझो जरा मूल प्रस्ताव क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इस पे हम लोग समझ लें ना, थोड़ा सा एक समझ विकसित हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको ये रटना है। मान लो मेंस में क्वेश्चन आ गया प्रस्ताव को लेकर, कोई क्वेश्चन बना दिया गया, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप उसके बारे में पता होगा तो आप इसको लिख लोगे। हालांकि प्रीलिम में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनता है 1-2 बनता है, लेकिन मेंस का भी ये क्वेश्चन होता है। ठीक, अब समझो जैसे पूरक प्रस्ताव है, तो नहीं, पहले हम क्लियर करेंगे मूल प्रस्ताव या महत्वपूर्ण प्रस्ताव। तो ऐसा प्रस्ताव जो स्वयं वर्णित और स्वयं स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, स्वयं वर्णित और स्वतंत्र प्रस्ताव, और स्वतंत्र प्रस्ताव होता है। अब ये थोड़ा सा आपको भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, स्वयं वर्णित और स्वतंत्र प्रस्ताव, 2 बातें हैं यहाँ पर। और स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा प्रस्ताव जो किसी दूसरे से संबंध ना रखता हो, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट है। स्वयं वर्णित का मतलब अपने आप में ये कंप्लीट है और किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसको कहते हैं मूल प्रस्ताव। ठीक, अभी इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे,
पहले ये टेक्निकल बातों को थोड़ा समझ लो, फिर प्रैक्टिकल देकर इसको और क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कौन सा प्रस्ताव हो सकता है, ठीक है, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए। तो जैसे मान लो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रस्ताव, ये अपने आप में स्वतंत्र प्रस्ताव है, कंप्लीट प्रस्ताव है। इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रस्ताव का संबंध किसी और से भी हो। अरे महाभियोग प्रस्ताव कंप्लीट है, संविधान में लिखा है, ठीक है, क्या प्रक्रिया है, ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है, ये किसी दूसरे प्रस्ताव से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो ये हो गया कैसा प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव। जैसे और भी, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, यहाँ पर और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब डिस्कस करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक। अब जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ लाया जाता है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव का संबंध किसी दूसरे प्रस्तावों से है ही नहीं, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है, और स्वयं में कंप्लीट है, स्वयं में वर्णित है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, धन्यवाद प्रस्ताव, ये सब हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। महाभियोग प्रस्ताव तो हम लोग राष्ट्रपति पढ़ाए थे तब आपको बता चुके थे, बाकी सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब स्थानापन्न प्रस्ताव समझ लो, पहले टेक्निकल भाषा इसकी समझ लो, फिर हम इसको बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देंगे, तो बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा कोई प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव को हटा दे, उसकी जगह पर ये ला जाए, ठीक है, मूल प्रस्ताव को हटा दे, ठीक है, यानी मूल प्रस्ताव की जगह पर जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको स्थानापन्न प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या इसकी डेफिनेशन लिख लोगे, स्थानापन्न प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है, ठीक है, ये मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है, मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है, स्थान ले लेता है, ठीक है। तो अगर स्थानापन्न प्रस्ताव लाया गया और पास हो गया तो मूल प्रस्ताव हट जाएगा, उसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो हमेशा मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाया जाता है। जैसे मान लो कि हम अगर किसी को कहें कि आपको ये चीज़ लेनी है या आपको फला जगह चलना है, ठीक है, 10 लोगों से, मान लीजिए हमारे 10 मित्र हैं, ठीक है, हम गए मूवी देखने, ऐसा एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल बनाओ। हम 10 लोग थे, देखने गए, मतलब मूवी देखने का प्लान चल रहा था और 2 मूवी आई हुई हैं, एक साथ रिलीज हुई। अब हमने कहा कि यार एक बात मैं आपको बताता हूं कि हम सब लोग ये वाली मूवी देखने चलते हैं और फला जगह चलते हैं। तो कुछ दोस्त बोले कि यार ये वाली नहीं, ये वाली देखते हैं और इस जगह चलते हैं। तो हमने जो प्रस्ताव रखा वो मूल प्रस्ताव था और उसका स्थान लेने के लिए उन्होंने दूसरा प्रस्ताव रख दिया। तो अगर बहुमत हो गया हम दोस्तों में कि यहां नहीं, यहां चलते हैं, तो हमने जो प्रस्ताव रखा वो कैंसिल हो जाएगा, वो मूल प्रस्ताव था, और जो दोस्तों ने प्रस्ताव रखा वो पास हो गया। तो जो दोस्तों के द्वारा प्रस्ताव रखा गया वो पास हो गया, तो हमने जो प्रस्ताव रखा वो कैंसिल हो गया। तो हमारा वाला प्रस्ताव था मूल प्रस्ताव और जो दोस्तों वाला था वो स्थानापन्न था, तो उन्होंने हमारे वाले प्रस्ताव को कैंसिल करके वो वाला लागू करा लिया। बात समझ में आ गई। अब आप देखो पूरक प्रस्ताव, देखो क्या होता है। अब तो ये क्लियर हुआ ना एग्जाम्पल से, मूल प्रस्ताव और स्थानापन्न प्रस्ताव में अंतर क्या हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब देखो इसकी टेक्निकल भाषा समझ लेते हैं पूरक प्रस्ताव की। ये पूरक है ना, इनका चाहे वो मूल प्रस्ताव हो चाहे स्थानापन्न प्रस्ताव, ठीक है, या ज्यादातर हम पूरक प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। तो जो पूरक प्रस्ताव होता है ये स्वयं कोई अर्थ नहीं होता इसका, ठीक है, क्योंकि ये पूरक है, इसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता,
स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। क्लियर? स्वयं इसका कोई मीनिंग नहीं है अकेले, लेकिन हाँ ये किसी का कंप्लीमेंट्री बन जाता है, पूरक बन जाता है। ठीक है, तो ये सदन में तब तक पास नहीं होता, ध्यान से समझिएगा, ये हाउस में मतलब पूरक प्रस्ताव हाउस में तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो। जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो, संदर्भ ना हो, तो पूरक प्रस्ताव तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो, और स्वयं में इसका कोई अर्थ नहीं होता। दो विशेषताएं आप इसको नोट करेंगे। ये टेक्निकल भाषा है, लेकिन इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे हमने कहा कि एक मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, हमने प्रस्ताव रखा अपने दोस्तों के बीच में और सभी दोस्त हमारे प्रस्ताव से सहमत हो गए। ठीक है, तो वो मूल प्रस्ताव था और वो पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ कि मूवी देखने चलेंगे हम सब लोग, लेकिन चलेंगे किससे? अपनी कार से चलेंगे कि बाइक से चलेंगे कि कैब बुक करेंगे? ठीक है, तो दूसरा एक प्रस्ताव रख दिया गया कि हम सब कैब बुक करके चलेंगे। ठीक है, तो मूवी देखना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि हम कैब बुक नहीं कर लेते, क्योंकि वहां जाएंगे कैसे? तो कैब बुक करने का जो प्रस्ताव है वो पूरक हो गया, ये इसको पूरा कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पूरक प्रस्ताव, तो कैब बुक करें अकेले तो कहां जाएंगे? कोई पर्पज ही नहीं, तो ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं रख रहा है। लेकिन हाँ, अगर कहें मूवी देखने के लिए कैब बुक कर रहे हैं और उससे जाएंगे, तो फिर ये स्वयं का अर्थ नहीं है, लेकिन मूल प्रस्ताव के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इतनी बहुत आसानी से हमने क्लियर करने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इनकी जो टेक्निकल भाषा है ये भी आपको याद रखना है, और आप एक जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसे एग्जाम्पल से आप इसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है 3 प्रकार के मूलतः प्रस्ताव। अब हम लोग देखेंगे कि प्रस्ताव जो 3 प्रकार के हमने देखे, इन्हीं में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रस्तावों के डिफरेंट एग्जाम्पल यहां पर हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो जैसे हम बात करते हैं प्रिविलेज मोशन, यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। प्रिविलेज मोशन। ठीक, अब देखो ये क्या है, बहुत आसानी से समझना है इसको। किताब वाली भाषा एक तरफ और मेरा समझाने का तरीका एक तरफ, हालांकि होगा वो किताब का निचोड़ ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं हमने पैदा कर दिया, बताने का तरीका है। ठीक है, कि किताब की बातों को कितने इजी वे में हम आपको समझा देते हैं। 1 मिनट जरा मैं इसको ऑन कर लूँ, 1 मिनट। ओके, चलो तो समझते हैं। प्रिविलेज मोशन, नाम से ही पता चल रहा है विशेषाधिकार मोशन। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी के विशेषाधिकारों से संबंधित होगा ये, इतनी तो बात तय हो गई। तो है क्या इसमें, जैसे मान लो कोई एक मंत्री है, ठीक, ये मिनिस्टर है, ये सरकार में मंत्री है। ठीक, और इन्होंने, मंत्री महोदय ने क्या किया, किसी सांसद को गलत सूचना दे दी। सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मंत्री से प्रश्न पूछा और मंत्री ने क्या किया, इनको गलत सूचना दे दी, गलत फैक्ट दे दिए, है ना। तो मंत्री द्वारा गलत सूचना, मंत्री द्वारा गलत सूचना या तथ्य उपलब्ध करा दिए, उपलब्ध करा दिए। जबकि सांसद का विशेषाधिकार है कि जो हम पूछे उसमें सही सही आपको बताना है, गलत गलत बात नहीं करनी। ये सांसद का और खुद संसद का विशेषाधिकार है। तो फिर इन मंत्री महोदय ने इस सांसद का और स्वयं संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संसद और सांसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो गया। तो इस वजह से किस वजह से, गलत सूचना देने की वजह से संसद और सांसद दोनों का, सांसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन, विशेषाधिकारों का वायलेशन कर दिया, का उल्लंघन हो गया। तो अब ये अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे। कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसी स्थिति में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी मंत्री महोदय ने किसी सांसद महोदय के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तो इस मामले को संसद में उठाने का एक तरीका है, उस तरीके को कहते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। बताओ समझ में आ गया? वेरी सिंपल। तो किसी चीज को आप सिंपली समझो। आप ये मत सोचो कि हम संसद पढ़ रहे हैं तो बहुत भारी भारी चीजें होंगी। नहीं, संसद निकल के आई कहाँ से, संसद का डेवलपमेंट कैसे हुआ? आप याद करो, वैदिक पीरियड, छोटी छोटी सभा और समितियां हुआ करती थी, वहां पर हम अपनी बातें कहते थे। तो ये धीरे धीरे आज ये बड़ा रूप ले चुका है। ठीक है, तो बहुत छोटे स्तर से सोच रहे हैं, ये सभी चीजें भारी भरकम नहीं होती। ठीक है, हम लोग डर जाते हैं। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया। तो किसी मंत्री द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है भाई। ओके, प्रीलिम का क्वेश्चन भी बनेगा, स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? संबंधित मंत्री की निंदा करना। इसका उद्देश्य क्या हो गया भैया? इसका उद्देश्य क्या है? विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य मंत्री की निंदा करना, मंत्री की निंदा करना। किस मंत्री की? संबंधित मंत्री की, उस मंत्री की जिन्होंने गलत सूचना दी। क्लियर हो गई बात? गुड। क्या अब हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे। तो बहुत सारे यहां पर हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं प्रस्तावों के, मोशन के। तो प्रिविलेज मोशन हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे फटाफट ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल अटेंशन मोशन। क्या बोलते हैं? कॉल अटेंशन मोशन। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है पूछ लिया जाता है। 1 मिनट।
गुड, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नाम ही पता चल रहा है, ध्यान आकर्षित करना है किसी का, ठीक है, इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। ध्यान, अब किसका ध्यान आकर्षित करना है, ठीक है, क्यों भाई, किसका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई ये देखिए, जितने भी प्रस्ताव है ना, ये एमपी द्वारा लाए जाते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी द्वारा। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर, द्वारा किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर, ठीक है, मंत्री का ध्यान, ठीक है, किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ठीक। तो आप ये समझो, ये स्ट्रक्चर देखो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। अब समझो जरा, मंत्री कौन है, सरकार, ठीक है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सरकार नहीं, ये हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। हालांकि मंत्री भी हम लोगों के प्रतिनिधि ही है, क्योंकि हम लोगों ने पहले चुना, लोकसभा के मेंबर बने, बाद में वो मंत्री बन गए, सरकार में चले गए, वो बात अलग है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम की ऐसी विशेषता ही है ना, विधायिका से कार्यपालिका निकलती है, ठीक है, निकल कर आती। तो ये हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं भैया, जनता के प्रतिनिधि। देखो ये हमारे क्लास में टाइम लगता है ना, आप टाइम देकर अगर पढ़ेंगे, जीवन में एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई किताब नहीं पढ़नी है, हमारा लेक्चर आपको फॉलो करना है, नोट्स बना लेना है, सारी किताबों का निचोड़ इसमें पड़ा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, मुझ पर आप विश्वास रखो, ठीक है, इसलिए लेक्चर को पूरा देखो। तो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता के प्रतिनिधियों को जनता की फिक्र तो होगी, ठीक है। अब मान लो कि संसद में बैठक चल रही है और मंत्रियों का ध्यान इधर उधर बटा हुआ है, ठीक है, किसी और चीज़ों पर डिस्कशन करने में लगे, लड़ रहे हैं आपस में, ये भी तो होता है। तो किसी और ध्यान कहीं और है इनका, और देश में कुछ ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के मामले हैं जो कि अविलंबनीय लोक महत्व के हैं, इस पर विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले हैं जिनमें विलंब अगर हुआ तो जनता का बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो सांसद महोदय जनता की तरफ से कहेंगे मंत्री जी से कि भाई जरा ध्यान दो, इस मुद्दे पर आप इधर उधर ध्यान अपना भटका रहे हैं, इस मुद्दे पर ध्यान दो, ये अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा है। तो ऐसा कहने के लिए सांसद क्या करेगा, प्रस्ताव लाएगा। ऐसे नहीं कि वही खड़े होके बोलेगा ए फला मंत्री जी आप इधर ध्यान दो, ऐसे नहीं कहेगा। प्रक्रिया है, संसद की एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा, उस प्रक्रिया के तहत काम किया जाएगा। तो किसी मंत्री विशेष का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता है कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किस ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए, अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके, इज इट क्लियर और नॉट। एक बार मैं देख लूँ आपकी स्थिति, गुड, ओके, वेरी गुड, चल तो क्लियर होगा सभी को। अब हम लोग एक दो फैक्ट है इसमें, मीनिंग तो समझ में आ गया ना, एक दो फैक्ट इसमें लिख लो, ठीक है। जैसे शून्यकाल हमने पढ़ा था ना, 0R, तो 0R जो था वो भारत की मीडिया की देन थी, ठीक है, याद करो, पिछले वाले लास्ट वाले क्लास में तो पढ़ाया था ना। तो भारतीय मीडिया की देन थी 0R, ठीक है। संविधान में उसका उल्लेख नहीं, ना संसद की प्रक्रिया और नियमों में उसका उल्लेख।
तो जैसे जीरो और यानी शून्य काल भारतीय प्रक्रिया की देन थी, भारतीय मीडिया की देन थी, ठीक है, वैसे ही संसदीय प्रक्रिया की देन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, संसद की प्रक्रिया में इसका वर्णन है, ठीक है। संसद के जो कार्यवाही किए जाते हैं ना, उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए संसद नियम भी बनाती है। तो संसद की प्रक्रिया में वर्णन है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का और इसकी शुरुआत 1954 में मानी जाती है। तो ध्यानाकर्षण की जो शुरुआत है ये अस्तित्व में आया 1954 में। तो 1954 में अस्तित्व में आया, ठीक है, और ये भारत की देन है, इसकी हमने नकल कहीं से नहीं की, ठीक है, क्लियर। इसका जो संसद की प्रक्रिया के नियम है उसमें इसका उल्लेख है, ठीक है, ओके। और एक चीज याद रखिएगा, जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां पर मैं लिख देता हूं कहीं पर। ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है ये स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित करता है, नोट में आप लिख लीजिएगा, ये स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित करता है, क्षेत्र को सीमित करता है, ठीक। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा गया है, पीटी में, कि वो कौन सा प्रस्ताव है जो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर देता है। तो उसका आंसर था ध्यानाकर्षण, कॉल अटेंशन मोशन। ऐसा क्यों? तो ऐसा आप तब समझ पाओगे जब स्थगन प्रस्ताव आप समझ लोगे, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ स्थगन प्रस्ताव क्या होता है और फिर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि ऐसा ये क्यों करता है, स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कैसे करता है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। उसको हम काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव, इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। आपको इसके नाम से नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या होता होगा। अरे भैया जो काम कर रहे है उसको रोको, उसको रोक दो, वहीं पर सारी कार्रवाई वहीं रोक दो, आप सभी इसकी ओर ध्यान दो, ठीक है। यही है स्थगन प्रस्ताव। तो जो काम कर रहे हो उसको वहीं स्थगित कर दो, रोक दो और इस ओर ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी मतलब जो सदन है ना उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है, यहाँ किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है। तो इसके माध्यम से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा अविलंबनी लोक महत्व के मामले, यहां भी हुई है अविलंबनी लोक महत्व के मामले, अविलंबनी लोक महत्व के मामले। आप सोच रहे हो कि इस तरह अविलंबनी लोक महत्व का मामला होता क्या है, मामले की ओर अभी समझा रहे हैं। महत्व की ओर सदन की कार्यवाही को स्थगित करके, सदन की कार्यवाही को स्थगित करके, सदन की कार्यवाही को स्थगित करके, ठीक है, स्थगित करके इस ओर ध्यान आकर्षित करना, सभी का, पूरे सदन का स्थगित करके इस मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करना, मामले की तरफ ध्यान आकर्षित कराना, ध्यान आकर्षित कराना, ठीक है।
वहाँ पर क्या था, एक मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया जाता था उस मुद्दे की तरफ। यहाँ एक मंत्री का ध्यान आकर्षित नहीं कराना है, ठीक है, पूरे सदन का ध्यान आकर्षित कराना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये अविलंबनी लोक महत्व का मुद्दा क्या है, मान लो कोई विशेष घटना घटित हो गई देश में, ठीक है, या कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, कोई विशेष घटना घटित हो गई, कोई विशेष घटना घटित हो गई, या कोई विशेष सिचुएशन, मान लो कोई भूकंप आ गया, एकदम बाढ़ आ गई, है ना, विशेष घटना हो गई ना। तो ये अगर कहीं पर भूकंप आ गया, बहुत लोग उसमें मारे गए, बहुत लोग घायल हो गए, उनको दवाइयाँ वितरित करनी, उनको भोजन उपलब्ध कराना है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, तो ये अविलंबनी लोक महत्व का मुद्दा हुआ ना। और पता लगा कि सदन में कोई नियमित कार्रवाई चल रही थी और देश में ऐसी घटना उत्पन्न हो गई, तो अब सांसद का कर्तव्य है कि पूरे सदन का ध्यान आकर्षित कराए इस घटना की तरफ, पहले इससे निपटो। तो जो आप कार्य नियमित कर रहे हैं उसको वहीं पर क्या कर दो, स्थगित कर दो, रोक दो, और आप सभी ध्यान दो इस विशेष घटना की तरफ। तो ये अविलंबनी लोक महत्व का, अगर विलंब किया तो बहुत लोग यहाँ मारे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अविलंबनी लोक महत्व के मुद्दे की ओर। तो पूरे सदन का ध्यान आकर्षित कराना। और ध्यानाकर्षण में क्या था भैया, देखो ध्यान से, ध्यानाकर्षण में भी तो यही था, ध्यान आकर्षित कराना, किसका, मंत्री का, है ना, मंत्री का, ठीक है, और यहाँ पर पूरे सदन का, ठीक है। अब देखो, अब सदन में मंत्री भी होंगे, सांसद भी होंगे, सब लोग होंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, सांसद प्लस मंत्री सब लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, कहाँ, सदन में। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना है, ठीक है, और इसके माध्यम से सभी का ध्यान आकर्षित कराना है। तो इनमें से अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित किया गया तो मंत्री के ध्यान को आकर्षित करा लिया, तो आप देखो इन पूरे में से मंत्री का ध्यान आकर्षित करा लिया, तो अब बचे केवल ये। तो इसका मतलब है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को थोड़ा सा सीमित कर देता है। क्लियर हुआ, इससे कुछ को इसने अपनी ओर आकर्षित कर, मतलब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने मंत्री का ध्यान आकर्षित करा लिया, तो यहाँ कम हो गए, ठीक है, मंत्री का ध्यान आकर्षित कर लिया, ये कम हो गए। तो इसका मतलब है कि स्थगन प्रस्ताव तो सभी का ध्यान आकर्षित कराता है और ये उनमें से मंत्री का ध्यान आकर्षित कराता है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है। क्लियर। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को थोड़ा सा सीमित करता है। क्लियर होगी बात, यही क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। तो आई होप कि आपको स्थगन प्रस्ताव भी पता चल गया होगा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मतलब संसद में अगर हम किसी मामले की ओर डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं, कोई मामले पर डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रस्ताव बड़े काम की चीज़ है। क्लियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रस्ताव कितने काम की चीज़ है। और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और भी प्रस्ताव को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्थगन प्रस्ताव में एक दो पॉइंट चाहो तो आप और नोट कर सकते हो, बाकी तो हमने समझा दिया है, ठीक है। तो स्थगन प्रस्ताव को ध्यान से सुन लो, स्थगन प्रस्ताव को सदन का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, ठीक है। 50 सदस्यों का समर्थन सब, है ना, ज़रूरी है। ये कुछ फैक्ट है, आप लिख सकते हो, ज़रूरी है। स्थगन प्रस्ताव में आप ये कुछ फैक्ट आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इस पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती, मतलब ऐसा कहा गया कि लगभग 2.5 घंटे इस पर चर्चा चलती है, ठीक है। 2.5 घंटे तक चर्चा इस पर चलती है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्थगन प्रस्ताव पर अगर चर्चा शुरू हो गई तो जो उस हाउस का पीठासीन अधिकारी होगा वो सभा को तब तक स्थगित नहीं कर सकता है जब तक इस प्रस्ताव की प्रक्रिया को पूरा न कर लिया जाए। क्लियर। तो ये कुछ बातें थी। तब हम लोग बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास
प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक बार आप लोग बताओ, कैमरे के फ्रेम में पूरा आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? एक मिनट में चेक कर लेता हूं। बिल्कुल आ रहा है, चलिए ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब देखो समझो ये है क्या, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, तो इसका देखो होता क्या है कि जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला, ठीक है, वो पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसी परंपरा है, ठीक है। और इस परंपरा को राष्ट्रपति बखूबी निभाते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जो बहुमत दल का नेता होता है उसको सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन अगर लोकसभा में बहुमत किसी को मिले ही ना, चुनाव हुआ और किसी को बहुमत नहीं मिला, मतलब त्रिशंकु हो गया। कैसा हो, त्रिशंकु लोकसभा, इसका मतलब होता है किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी को बहुमत नहीं मिला, इसको कहते हैं त्रिशंकु लोकसभा, ठीक है। और ये मैंने जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो आपको बताया था, ठीक है, त्रिशंकु लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पर किसी को बहुमत नहीं मिला, यानी, और याद रखिएगा बहुमत बराबर विश्वास होता है, बहुमत बराबर विश्वास। अगर लोकसभा में बहुमत है तो इसका मतलब हुआ कि लोकसभा में आपको विश्वास है, मतलब आपने विश्वास जीत लिया लोगों का। देखो लोकसभा में बहुमत, इसका मतलब है, आपको पता है लोकसभा भावनाओं का सदन होता है, हाउस ऑफ फीलिंग्स। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जिसको बहुमत मिला है इसका मतलब लोगों ने उसको चाहा है, यानी लोगों की भावनाएं उस पार्टी की तरफ हैं, तभी तो उन्होंने वोट दिया और तभी वो जीते। इसका मतलब लोगों ने अगर जिताया तो लोगों को उस पार्टी पर विश्वास है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जैसे लोकसभा और ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा में जिनको हम चुन के भेजते हैं इसका मतलब है हमें उन पर विश्वास है, इसका मतलब लोकसभा में बहुमत है, मतलब लोकसभा में विश्वास है, ठीक है। तो अगर बहुमत नहीं हुआ इसका मतलब है भारत की जनता को किसी पार्टी पर विश्वास ही नहीं, तो इसीलिए तो किसी को बहुमत नहीं मिला, ठीक है। तो मान लीजिए त्रिशंकु लोकसभा है, किसी को विश्वास नहीं, लोकसभा में किसी को विश्वास नहीं मिला, यानी किसी को बहुमत नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक से काम लेंगे, बुद्धि विवेक से, ठीक है। उनकी डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पर उन्हें मिल जाएगी और वो जिसको चाहेंगे उसको सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर देंगे, क्योंकि अब बहुमत तो किसी को है नहीं। तो ध्यान से समझना, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जिसे चाहे, यानी जिस पार्टी को चाहे उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति उसी को चाहेंगे जिनके ऊपर राष्ट्रपति को ये विश्वास होगा कि ये लोकसभा में बहुमत हासिल कर लेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय बातचीत करेंगे और कहेंगे कि हम आपको सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर समय दे देंगे कि 1 महीने के अंदर आपको सिद्ध करना पड़ेगा, लोकसभा में विश्वास सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे कहेंगे वो कहेगा बिल्कुल आप हमें बना दो, हम विश्वास सिद्ध कर देंगे। तो ऐसा करने के लिए, विश्वास सिद्ध करने के लिए वो पार्टी दूसरे पार्टियों के सांसद के पास जाएगी, बोले मेरा सहयोग करो, मेरे साथ आ जाओ, गठबंधन कर लो। तो ऐसी स्थिति में विश्वास हासिल करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। किसको? जिसने सरकार बना ली है ना, उसको विश्वास
प्रस्ताव के माध्यम से सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारा बहुमत लोकसभा में है। तो अगर वो तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? सत्ता पक्ष, क्योंकि अभी उसको बहुमत नहीं मिला है। राष्ट्रपति ने तो उसको बना दिया है और टाइम दे दिया कि आप इतने दिनों में विश्वास वहाँ पर जीत लो। तो विश्वास प्रस्ताव लाएंगे कौन? सत्ता पक्ष। और विश्वास प्रस्ताव अगर ये पास करा ले गए, सत्ता पक्ष लाए, अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब विश्वास हो गया, इसका मतलब बहुमत हो गया और सरकार अब कंटिन्यू करेगी। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो विश्वास प्रस्ताव का उल्टा कर दो। तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? सत्ता पक्ष। किस लिए? विश्वास सिद्ध करने के लिए, ठीक है, बहुमत सिद्ध करने के लिए, ताकि आगे सरकार कंटिन्यू हो। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है अविश्वास प्रस्ताव। समझो अब ध्यान से, इसको लाते हैं विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। कौन लाएगा? विपक्ष। तो यहां पर मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा। तो इसको कौन लाएगा भैया? इसको लाएगा विपक्ष, अपोजिशन, विपक्ष द्वारा। क्यों? विपक्ष क्यों लाएगा? ये इसलिए लाएगा, जानते हो कब लाता है विपक्ष? जब इसको विपक्ष को ये लगता है कि पर्टिकुलर पार्टी कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर हो रही है, ठीक है। अब कमज़ोर होने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब विपक्ष को ऐसा महसूस हो, विपक्ष को ऐसा महसूस हो, महसूस कैसे लिखा जाएगा देख लीजिएगा, महसूस हो कि सत्ता पक्ष कमज़ोर हो रहा है, सत्ता पक्ष कमज़ोर हो रहा है, तो कहते कमज़ोर हो गया है, अब इसके ऊपर और चोट मार दो, चोट मार दो तो ये गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगी, तो हमें मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मतलब विपक्ष क्या करेगा? जैसे इसको महसूस हुआ कि वो सत्ता पक्ष हो गया कमज़ोर, तो विपक्ष तुरंत इस कमजोरी का फायदा उठाएगा और लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। तो विपक्ष यहां पर क्या लाएगा? ऐसी स्थिति में क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अब आप देखो, चाहे विश्वास प्रस्ताव हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, ये लाए जाते हैं उस सदन में जहां पर विश्वास या अविश्वास सिद्ध करना होता है। तो वो सदन होता है लोकसभा। तो हमेशा ये कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। ध्यान रखिएगा, तो इसका संबंध कहाँ से होगा? लोकसभा से होगा, ठीक है। और विश्वास प्रस्ताव का संबंध भी कहाँ से होगा? लोकसभा से, ठीक है। ध्यान समझिएगा, दोनों एक साथ हम कंपेयर कर दे रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव आया, इस पर मतदान हुआ और सत्ता पक्ष चूंकि कमजोर हो चुका था, तो इसका मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पास करा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष कमजोर हो गया है, उसको पहले ही एहसास हो गया था। तो ऐसी स्थिति में कि सत्ता पक्ष अब कमजोर हो चुका है, ऐसी स्थिति में पूरी संभावना होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। और अगर ये पास हो गया, यदि ये होता है पारित, तो क्या होगा? सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, और विश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो सरकार कंटिन्यू करेगी, ठीक है। आगे बात समझ में? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये बहुत अच्छे से, ठीक। तो विपक्ष कब लाता है? जब विपक्ष को पता चल जाए कि सत्ता पक्ष कमजोर है, और अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो फिर विपक्ष ये प्रस्ताव नहीं लाएगा, क्योंकि उसको पता है कि सत्ता पक्ष तो कमजोर मजबूत है, तो हमारे लाने से कोई फायदा होगा नहीं। मजबूत का मतलब जानते हो? सत्ता पक्ष का बहुमत है वहां पर,
तो जब सत्ता पक्ष का लोकसभा में बहुमत होगा, तो जब सत्ता पक्ष के ही सारे एमपी वहाँ पर ज़्यादातर उपलब्ध हैं, तो विपक्ष के तरफ वोट तो पड़ेंगे ही नहीं ना। तो ज़्यादातर अविश्वास प्रस्ताव बहुमत वाली सरकार में पास नहीं होते। ध्यान रखिएगा, ध्यान समझो। हेलो सभी स्टूडेंट, ध्यान समझो। ज़्यादातर अविश्वास प्रस्ताव बहुमत वाली सरकार के खिलाफ अगर लाया जाएगा तो वो पास नहीं होंगे, क्योंकि सरकार का बहुमत है लोकसभा में, और जब बहुमत है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता। क्लियर? हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर त्रिशंकु लोकसभा है और किसी को बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति ने किसी ऐसे पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर दिया जिसको बहुमत तो नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति को लगा कि शायद ये बहुमत सिद्ध कर दें, और हो सकता है कि बहुमत सिद्ध वो ना कर पाए, तो सरकार 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद हो सकता है गिर जाए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, 13 दिन में गिर गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय त्रिशंकु लोकसभा था, किसी को बहुमत मिला नहीं। राष्ट्रपति महोदय ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्वाइट कर दिया कि आप सरकार बना लो, लेकिन बहुमत सिद्ध कर दो। ठीक है, तो उन्होंने सरकार बनाई तो, लेकिन वो बहुमत सिद्ध कर ही नहीं पाए, यानी विश्वास प्रस्ताव पास करा ही नहीं पाए। ठीक है, तो विश्वास प्रस्ताव पास तब नहीं हो पाता है जब त्रिशंकु लोकसभा होती है। ऐसी बहुत बार सरकारें गिर गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अब यहां पर अविश्वास प्रस्ताव में और विश्वास प्रस्ताव में कुछ पॉइंट और आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव में कुछ बातें और आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो 1 मिनट। हाँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ, और अविश्वास प्रस्ताव में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखो, अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में उल्लेख नहीं, पहली बात तो ये याद रखो, संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर संविधान में उल्लेख होता तो किसी न किसी आर्टिकल में लिखा होता ना, ये किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख है ही नहीं, इट मीन्स इसका संविधान में उल्लेख नहीं। तो फिर ये संसद में आया कैसे? तो संसद की जो प्रक्रिया के नियम होते हैं ना, उनमें इसका उल्लेख होगा। अब देखो, समझो जरा ध्यान से। ठीक है, एक यहाँ पर मैं आर्टिकल की चर्चा करूँगा, और वो आर्टिकल है 118। आर्टिकल है 118। अब ये आर्टिकल 118 क्या कहता है? आर्टिकल 118 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन को अर्थात लोकसभा राज्यसभा को ये शक्ति है, ध्यान से सुनना, संसद के प्रत्येक सदन को ये पावर है कि वह अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, ध्यान से समझना, संसद की प्रत्येक सदन को यह शक्ति है कि वे अपनी प्रक्रिया, ठीक है, प्रत्येक सदन को यह शक्ति है अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन हेतु नियम बना सकते हैं। ठीक है, कहने मतलब यह है कि संसद का चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, है ना, उनकी एक प्रक्रिया है ना, कि किस तरीके से बैठक होगी, क्या वहाँ प्रोसेस होगी, प्रक्रिया, और किस तरीके से वहाँ कार्यों को संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रक्रिया और कार्य संचालन को रेगुलेट करने के लिए नियमों की जरूरत होती है, तो संसद के सदन वो नियम बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई संस्था बनाई, ठीक है, हमने कोई संस्था बनाई, तो संस्था को चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती है ना, बिना नियम के कोई संस्था नहीं चलती। ठीक है, तो हमने संस्था बनाई,
उसको चलाने के लिए, उसके कार्य संचालन के लिए, उसकी प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए हमें नियम बनाने पड़ेंगे ना, तो नियम हम ही बनाएंगे ना। तो इसी प्रकार संसद का अगर लोकसभा अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को अगर रेगुलेट करना चाहता है तो रेगुलेट करने के लिए उसके पास कुछ नियम होने चाहिए ना, तो वो नियम स्वयं बना सकती है। आगे बस समझ में, तो ये किस आर्टिकल में है, 118 में। अब जानते हो इसी पावर का प्रयोग करते हुए लोकसभा ने एक नियम बनाया जिसको कहते हैं नियम 198। ठीक है, ध्यान समझना, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए लोकसभा ने नियम 198 बनाया। नियम 198 बनाया। ये नियम बना लिया लोकसभा ने। क्या नियम है भाई? नियम क्या है? 198 क्या कहता है कि मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम संसद बना सकती है। तो मंत्रियों के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया हेतु नियम बनाया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो लोकसभा ने नियम 198 बनाया। नियम 198 में क्या लिखा है? इस नियम के तहत लोकसभा मंत्रियों के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया हेतु नियम बना लिया। तो जब मंत्रियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में, तो वो किस नियम के तहत प्रावधान है? तो नियम 198। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी पीटी में पूछ सकता है। ठीक, यूपीएससी प्रीलिम में पूछ सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव किस नियम के तहत लाया जाता है? नियम 198 के तहत। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी बात। इसको मैं हटा देता हूं, कुछ आगे और डिस्कस करता हूं। तो लोकसभा में लाया जाता है, नियम 198 के तहत लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और अगर ये पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, और ये प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, अब क्या अभी तक ये प्रस्ताव लाए? बिल्कुल लाए गए। ठीक है, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की जो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, बात है 1963 की, है ना। 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव भारत में लाया गया था। तो 1963 में सरकार कांग्रेस की थी और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, यानी नेहरू जी की मंत्रिपरिषद यानी सरकार मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया गया। तो अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है जो अपोजिशन होगा उसके द्वारा लाया गया होगा। तो अपोजिशन में इस समय कौन थे? जेबी कृपलानी। तो किसके द्वारा लाया गया था? आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा। तो ये अपोजिशन में थे। तो पहली, इसके बाद और भी बहुत बार आए हैं तो वो सब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहली बार चूंकि था तो ये एक्चुअल में मंत्रिमंडल जो नेहरू जी का था ये बहुमत में था, तो ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। ठीक है, याद रख सकते हैं, ये पास नहीं हो पाया था, ये पारित नहीं हो पाया था।
नहीं हो पाया था। ठीक है, और बाद में और भी लाए गए हैं ये प्रस्ताव। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब विश्वास प्रस्ताव को फटाफट देख लेते हैं। विश्वास प्रस्ताव है ना, अब विश्वास प्रस्ताव को यहाँ रफ कर देते हैं। जल्दी से हम लोग विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन को जल्दी से कुछ पॉइंट बना देते हैं। विश्वास प्रस्ताव, क्योंकि क्लास चलते चलते 1 घंटा हो गया है और बाकी जो रेस्ट होगा वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक, अच्छा हाँ, अगर आपको हमारी ऑनलाइन डिटेल में क्लास करनी है तो स्क्रीन पर जो दिया गया हमारा रविन एकेडमी का एप्लीकेशन दिख रहा है, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर क्लास को संबंधित कोई सूचना लेनी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे सूचना ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास प्रस्ताव को जल्दी से देख लेते हैं। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। ठीक है, भारत की संसद की जो प्रक्रिया है उसमें इसका वर्णन किया गया है और पीएम या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, यानी सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लोकसभा में ये प्रस्ताव लाने के लिए कहते हैं तो मंत्रिपरिषद यानी मंत्री के द्वारा ये सरकार के द्वारा लाया जाता है विश्वास सिद्ध करने के लिए। यदि ये पास नहीं हुआ तो सरकार कंटिन्यू नहीं करेगी, पास हो गया तो सरकार कंटिन्यू करती जाएगी। ठीक है, और सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह जी के जो मंत्रिमंडल था 1979 में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? विश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया था किसके?